हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको HTML स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो HTML कंप्लीट नोट्स के साथ होने वाला है, जो कि आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है। बेसिक लेवल पर भी कोई इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर सकता है। आपको इस प्लेलिस्ट और इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए बस अपना टाइम लेकर आना है। आप बस अपना टाइम लेकर आए और HTML को वेरी स्टार्टिंग से लेकर वेरी एंड तक बिल्कुल अच्छी तरह सीख सकते हैं और HTML का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी डिज़ाइन वाली वेबसाइट बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बहुत ही अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा और ट्यूटोरियल में आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको HTML से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आए। इस कोर्स में बस आपको अपना टाइम लेकर आना है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है, आपको कुछ भी पे करने नहीं करना है। बस आप अपना टाइम लेकर आए और अपने अटेंशन के साथ सारी वीडियोस को देखें और आपको HTML सिखाने की गारंटी मेरी। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम लिखें ताकि मुझे आपसे इंटरेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो और मैं आपसे बहुत ही अच्छी तरह इंटरेक्ट कर सकूं। मैं इस कोर्स में आपको HTML से रिलेटेड सब चीज़ बता दूंगा। HTML में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो चलिए अब हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं और आपको HTML का एक ग्लैंस मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। तो पहली वीडियो में मैं आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस एक एनालॉजी के साथ समझाऊंगा। जो HTML है वो एक इंसान के स्केलेटन की तरह होता है। HTML डिसाइड करता है कि किसी वेबसाइट में कौन सी चीज़ कहाँ होगी। किसी वेबसाइट में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वह CSS होता है। CSS को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर HTML किसी स्केलेटन है तो CSS स्केलेटन पे लगी स्किन की तरह होता है जो उस स्केलेटन को ब्यूटीफाई करता है। CSS डिसाइड करता है कि वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव होगी। और किसी वेबसाइट में तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट। जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को लॉजिक इम्पार्ट कराती है, उसी तरह जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को लॉजिक इम्पार्ट कराती है। जावास्क्रिप्ट HTML और CSS को लॉजिक प्रोवाइड कराती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है और जब एक क्लाइंट एक वेब ब्राउज़र किसी सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करता है तब सर्वर रिटर्न में ब्राउज़र को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है जो वेब ब्राउज़र पार्स करके यूज़र्स को शो करता है। तो इस कोर्स के ज़रिए मैं HTML में आपको मास्टर बना दूंगा। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप सेव कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में मैं आपको HTML के टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताना चाहता हूँ। किसी भी वेबसाइट का HTML कोड लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत से टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ टेक्स्ट एडिटर को आपको ऑनलाइन यूज़ करना पड़ता है और कुछ टेक्स्ट एडिटर को आपको डाउनलोड करके आपके सिस्टम में कुछ यूज़ करना पड़ता है। कुछ टेक्स्ट एडिटर पेड होते हैं, कुछ टेक्स्ट एडिटर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो आप आपके सिस्टम में। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही HTML के टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है डेवलपर्स के बीच। तो सबसे पहले मैं आपको जिस टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताना चाहता हूं वह टेक्स्ट एडिटर आपको आपके सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर यूज़ करना होगा। यह बिल्कुल फ्री होने वाला है, जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर बहुत ही पावरफुल लाइट वेटेड टेक्स्ट एडिटर है जो आप आपके पीसी में डाउनलोड करके रन कर सकते हो और आपका HTML कोड लिख सकते हो। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है जो आपको आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, जैसे लिनक्स, मैक और विंडोज़। इसके बहुत सारे फीचर्स भी आपको अवेलेबल है, जैसे GPU रेंडरिंग, मल्टीटास्किंग, GUI, डार्क मोड। इस टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे यह भी है कि इस टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करके आप जावास्क्रिप्ट, CSS, पाइथन जैसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड सिंपली एक ही टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हो। टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करके ही जो एप्लीकेशन फाइल है उसको सिंपली आपके डिवाइस में डाउनलोड कर लेना है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फाइल है जिसको आपको डाउनलोड किया है उस पर डबल क्लिक करके वीडियो में दिखाए गए प्रोसीजर को फॉलो करके सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को स्टार्ट करने के लिए आपको वीडियो में दिखाए गए पाथ पे जाकर
सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करके सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को स्टार्ट कर लेना है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट करने के बाद आपको एक न्यू फाइल बनानी है जिसका एक्सटेंशन .html होना चाहिए। न्यू फाइल बनाने के बाद आपको सिंपली टेक्स्ट एडिटर में HTML लिख के टैब प्रेस कर देना है, जिससे आपका जो HTML कोड का फॉर्मेट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइटल में कुछ भी आपको HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देना है और बॉडी टैग में H1 लिख के आपको टैब प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको हेडिंग 1 कुछ भी डालनी है, जैसे मैं इस वीडियो में हेलो वर्ल्ड डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपली माउस का राइट क्लिक करके ओपन विथ ब्राउज़र करके आप देख सकते हैं आपका जो HTML का कोड है वो आपको ब्राउज़र पे शो। दूसरा जो सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल टेक्स्ट एडिटर कम आईडी ये है, उसका नाम है VS कोड। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप किया गया है। इसका पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। हम हमारे इस ट्यूटोरियल में VS कोड का ही यूज़ करने वाले हैं। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली VS कोड की वेबसाइट में जाकर डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप अपना पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करके सिंपली आपके पीसी के कंपैटिबल VS कोड की फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपने जो डाउनलोड फाइल की है उस पर डबल क्लिक करके VS कोड को, जैसे मैंने वीडियो में बताया उसी तरह आप सिंपली VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए। VS कोड इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली आपके फाइल एक्सप्लोरर में आके किसी भी डायरेक्टरी में एक प्रोजेक्ट बना देना है HTML नाम से, या फिर आप चाहो उस नाम से एक डायरेक्टरी बना देनी है। उस डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही आप करोगे आपका VS कोड उसी डायरेक्टरी की लोकेशन पे ऑन हो जाएगा। HTML का कोड लिखने के लिए आपको सिंपली जैसे आपने सबलाइम में एक नई फाइल बनाई थी उसी तरह आप एक नई फाइल बना लीजिए जिसका एक्सटेंशन .html हो, और टेक्स्ट एडिटर की प्लेस में आप सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के जैसे ही एंटर करेंगे आपका जो HTML का फॉर्मेट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। वापस आपको बॉडी टैग में एक H1 टैग यूज़ करना है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख के आपको सिंपली ओपन में ब्राउज़र में ओपन कर देना है। जैसे आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो आपके ब्राउज़र में स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैं आपको दो टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताया। पहला है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड। दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है जो HTML का कोड लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप VS कोड का यूज़ करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं अपना जो भी काम है वो VS कोड में ही यूज़ करूँगा। आज की वीडियो में मैं कुछ HTML के ऐसे बेसिक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो हर डेवलपर को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। का मतलब ये है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डिसाइड करती है कि आपके वेब पेज या फिर आपकी वेबसाइट में कोई कंपोनेंट कहाँ पे अलाइन करेगा। जैसे हम एग्जांपल ले VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट का, तो आप देख सकते हैं फ्रंट एंड में हमें कुछ इस टाइप की वेबसाइट देखने को मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव होती है और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है। आप देख सकते हैं सब चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक अलाइन की गई है। अगर हम इस वेबसाइट का सोर्स कोड देखें तो आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में कुछ इस टाइप का बहुत ही लंबा चौड़ा सोर्स कोड लिखा हुआ है HTML का। कोर्स के एंड में आप भी बिल्कुल ही ऐसे HTML का कोड लिख पाएंगे। अभी आपको HTML का कोड समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोर्स के एंड में आपको सब समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सा टैग किस लिए यूज़ हो रहा है। ऐसे ही अगर हम वापस गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट का सोर्स कोड देखें तो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट का सोर्स कोड कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को देखने का दूसरा जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो तरीका है डेवलपर ऑप्शंस का यूज़ करना। डेवलपर ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली आपके कीबोर्ड पे F12 प्रेस करना है। उसके बाद आप सिंपली टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो एरो की है उस एरो की पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपका कर्सर को आपके वेब पेज पे लेके जाएंगे तो आपके वेब पेज पे जो भी एलिमेंट का HTML पेज पे यूज हुआ है वो एलिमेंट आपको HTML कोड में राइट हैंड साइड पैनल पे आपको शो हो जाएगा। आपको इस HTML कोड से रिलेटेड जो भी नोट्स है जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आप सिंपली जो भी वेबसाइट जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स है आपको उस PDF में मिल जाएंगे।
तो इस वीडियो में हम हमारी HTML की फर्स्ट फाइल बनाने वाले हैं। HTML की फर्स्ट फाइल बनाने के लिए आप सिंपली आपके फाइल एक्सप्लोरर में एक फोल्डर बना दीजिए। उस फोल्डर में लेफ्ट क्लिक करके ओपन विथ कोड करके तो आपके सामने VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड ओपन सिंपली आप एक नई फाइल बना दीजिए index.html नाम से। आपने जो HTML की फाइल बना दी है वो आप किसी दूसरे एडिटर पे भी बना सकते हैं जैसे नोटपैड और सबलाइम, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि VS कोड पे आपका इस फाइल को बनाने का क्या बेनिफिट है, आपको क्यों VS कोड का इस ट्यूटोरियल में, इस कोर्स में VS कोड का क्यों यूज करना चाहिए। HTML का कोड लिखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कोड के एक्सटेंशन वाले टैग पे जाकर आप सिंपली लाइव सर्वर एक्सटेंशन को सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि इस एक्सटेंशन का यूज आपको कैसे करना है, किस तरह से इस एक्सटेंशन का यूज करके आपका HTML लिखने का एक्सपीरियंस और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। HTML का फर्स्ट कोड लिखने के लिए आपको सिंपली आपका VS कोड ओपन करके जो आपने HTML की फाइल बनाई है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के सिंपली टैब दबा देंगे तो आपके सामने HTML का फॉर्मेट है वो आपके सामने लोड हो जाएगा। VS कोड यूज करने का सबसे बड़ा यही फायदा है, कोई आपको एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता। उसके बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर वाले ऑप्शन को ओपन करने दें। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपका HTML का कोड है वो आपके वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको आपकी HTML फाइल के टाइटल टैग में आप जो चाहो वो लिख सकते हो या फिर आप माय फर्स्ट HTML पेज भी लिख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप आपके HTML फाइल को सेव करोगे तो आपके ब्राउजर में जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अपने आप वेब ब्राउजर में अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक H1 टैग बना रहा हूँ और उसमें हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और इस HTML फाइल को सेव किया तो जो भी HTML फाइल में चेंज हुआ है वो चेंजेस आपको ब्राउजर पे शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड को हटा के जैसे मैंने यहाँ पे हेलो मोहित लिखा तो वेब ब्राउजर पे हेलो वर्ल्ड शो हो गया। हेलो मोहित को हटा के मैं सब्सक्राइब टू चैनल लिख रहा हूँ और इसे जैसे ही मैं HTML फाइल को सेव करूँगा तो ब्राउजर पे भी सब्सक्राइब टू चैनल लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये हटाकर लाइक शेयर कमेंट लिख रहा हूँ तो ब्राउजर पे भी लाइक शेयर कमेंट आ गया। लाइव सर्वर का यूज करके जैसे ही आप HTML फाइल में चेंज करेंगे तो उस चेंज के करस्पॉन्डिंग चेंज आपको ब्राउजर में भी शो हो जाएगा। तो अब मैं आपको HTML फाइल के स्टार्टर टेम्पलेट के कुछ टैग्स के बारे में बताऊंगा। HTML के स्टार्टर टेम्पलेट्स में 4 टैग प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला टैग है डॉक टाइप टैग, दूसरा टैग है HTML टैग, तीसरा टैग है हेड टैग और चौथा टैग है बॉडी टैग। तो सबसे पहला टैग जो किसी भी HTML फाइल में प्रेजेंट होता है वह है डॉक टाइप HTML टैग। डॉक टाइप HTML टैग ब्राउजर को बताता है कि जो कोड आ रहा है वो HTML का कोड है। HTML फाइल में डॉक टाइप टैग सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है क्योंकि बिना इस टैग का यूज करके HTML फाइल के जो एलिमेंट है जैसे आर्टिकल और सेक्शन वो करेक्टली ब्राउजर में लोड नहीं हो पाते। दूसरा जो HTML स्टार्टर टेम्पलेट का टैग होता है वह होता है HTML टैग। HTML टैग डिसाइड करता है कि HTML का कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। तीसरा जो किसी भी HTML स्टार्टर फाइल का टैग होता है वो होता है हेड टैग। हेड टैग मेटा टैग। हेड टैग किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट का मेटा इन्फॉर्मेशन, टाइटल और दूसरी जो भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती है वेब पेज की वो होल्ड करता है। और लास्ट एंड फोर्थ टैग जो होता है वो होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग किसी भी वेबसाइट का जो हम कंटेंट देखते हैं, जो हम विजिबल कंटेंट जो भी वेबसाइट का होता है, जो भी टैग्स अवेलेबल होते हैं वो बॉडी टैग में लिखे जाते हैं। बॉडी टैग किसी वेबसाइट का विजिबल एरिया होता है। हाँ, HTML टैग किसी भी HTML पेज का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। HTML टैग डिसाइड करता है कि HTML पेज के स्ट्रक्चर पे किस टैग का क्या रोल होगा। HTML टैग्स को हम एक एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं। किसी भी HTML फाइल में कुछ कंटेनर्स होते हैं, कुछ डब्बे होते हैं। कुछ डब्बा या कंटेनर किसी सामान या फिर किसी आइटम को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। उसी तरह किसी वेबसाइट में जैसे हमें कुछ बटन लगाना है, कुछ हेडिंग लगानी है, कुछ पैराग्राफ लानी है, तो हमें उसको एक कंटेनर में पैक करके फिर HTML फाइल में
इनपुट देना पड़ेगा और इस कंटेनर को हम कहते हैं HTML टैग्स। तो HTML10 कैन बी डिफाइंड एज अ कंटेनर फॉर सम HTML कंटेंट। किसी भी वेबसाइट में हमें कभी कोई टैग लिखना पड़ता है तो सबसे पहले हमें एक ओपनिंग टैग लगाना पड़ता है, उसके बाद एक क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है जहाँ पे हमारा जो टैग है वो कहाँ पे एंड होगा और इन दोनों टैग्स के बीच में हमारा कंटेंट आता है। यही कंटेंट हमारा HTML पेज पे शो होता है। तो अगर अब हम हमारे कोड में आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक स्टार्टर टेम्पलेट है बना हुआ है। तो हम डायरेक्टली ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, हमारे वेब पेज को। हाँ तो गाइस सबसे पहले हम हमारे टाइटल टैग के बारे में देख लेते हैं। टाइटल टैग हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करता है। तो जैसे मैंने टाइटल टैग के कंटेंट में हेलो माय फर्स्ट टाइटल लिख के जैसे फाइल को सेव किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे वेब पेज पे भी हेलो माय फर्स्ट वेब पेज शो हो गया है। हाँ तो गाइज वापस हम हमारे टाइटल को HTML ट्यूटोरियल #1 नाम से सेव कर देते हैं और एक H1 टैग बनाते हैं जिसमें हम हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। तो जैसे ही हम हेलो वर्ल्ड लिख के हमारी HTML फाइल को सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वेब पेज पे भी चेंजेस सेव हो चुके हैं। टैग्स के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि HTML फाइल में आप कमेंट कैसे डाल सकते हैं। कमेंट डालने के लिए आपको सिंपली एक HTML फाइल के किसी भी लाइन पर जाके Ctrl+? जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपका उस लाइन में कमेंट अपने आप ही इंसर्ट हो जाएगा। किसी भी HTML फाइल में हम कमेंट्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ सके। हम हमारे इस HTML कोर्स के ट्यूटोरियल में कमेंट्स का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि जब मैं आपको हमारे इस कोर्स की सोर्स फाइल दूं तब आपको पता पड़ जाए कि कौन सा टैग किस लिए यूज किया है कमेंट के थ्रू। तो अब हम HTML के फर्स्ट टैग और सबसे इम्पोर्टेंट टैग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हेडिंग टैग। जब भी हमें किसी HTML फाइल या फिर किसी HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग देनी होती है तब हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। HTML में टोटल 6 टाइप के हेडिंग टैग अवेलेबल होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, जिसमें से H1 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को शो करने के लिए यूज किया जाता है जिसकी डिफॉल्ट साइज होती है 32 पिक्सल और H6 सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को शो करने के लिए यूज किया जाता है जिसकी डिफॉल्ट साइज होती है 11 पिक्सल। तो गाइस चलिए हम हमारे हेडिंग टैग को हमारी HTML फाइल में लिख देते हैं। सबसे पहले हम एक H1 का ओपनिंग ब्रैकेट बनाएंगे और एक H1 का क्लोजिंग ब्रैकेट बनाएंगे और कंटेंट में हम हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। उसके बाद सिमिलरली हम H2, H3, H4, H5 और H6 टैब बना देंगे और जैसे हम हमारी फाइल को सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में 6 हेडिंग टैग आ गए जिसकी साइज बड़ी से छोटी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। किसी भी HTML फाइल में हेडिंग तो हेडिंग टैग से लिख सकते हैं लेकिन उसका कंटेंट लिखने के लिए हमें किसी टैग की जरूरत पड़ती है और उस टैग का नाम है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग सिंपली HTML पेज में पैराग्राफ लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं और हम अब हमारा पहला पैराग्राफ टैग लिखने वाले हैं। तो पैराग्राफ टैग से पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि जब मैं आपको सोर्स कोड दूं तब आपको समझ आ जाएगी ये वाला टैग हम किस लिए यूज कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ का ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग बना के हमारा कंटेंट दोनों टैग्स के बीच में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट करा तो हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे आपके सामने प्रिंट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक जो पैराग्राफ है जो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है जिसकी वजह से जो हमारा पैराग्राफ है वो वेबसाइट में ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसको BR टैग का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। BR टैग का मतलब होता है ब्रेक लाइन टैग। ब्रेक लाइन टैग सिंपली जो पैराग्राफ की लाइन है उसको ब्रेक करके जो कंटेंट होता है उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है। ब्रेक लाइन टैग का यूज करके आप सिंपली एक्स्ट्रा जो कंटेंट है उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो HTML में इम्पोर्टेंट टैग होता है उसका नाम होता है एंकर टैग। एंकर टैग सिंपली एक हाइपरलिंक टैग है जो हमारे वेबसाइट में लिंक प्रोवाइड कराता है दूसरे पेजेस से, दूसरी वेबसाइट से। जैसे कि एक बटन है उस पर आप क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरी वेबसाइट किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो वो चीज हम एंकर टैग की मदद से कर सकते हैं। हाँ तो गाइज यहाँ पे हम हमारी HTML फाइल में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कमेंट डाल देता हूँ एंकर टैग हाइपरलिंक टैग नाम से। तो यहाँ पे एंकर टैग बनाने के लिए आपको सिंपली A लिख के टैब दबा देना है तो आपका एंकर टैग का फॉर्मेट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। हाँ तो गाइज एंकर टैग के लिए हमें एक लिंक की जरूरत पड़ेगी। तो लिंक हम हमारी वेबसाइट के लिए गूगल का लिंक डाल देंगे।
तो आप देख सकते हैं जैसे हमने पेज को सेव किया तो हमारा एक एंकर टैग शो हो गया, जिस पे हम जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली गूगल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम हमारा दूसरा एंकर टैग बना देंगे यूट्यूब नाम से। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने उस पेज को सेव करा और हमारे डॉक्यूमेंट में आया तो आप देख सकते हैं कि एक यूट्यूब नाम से एंकर टैग बन चुका है, जो यूट्यूब पे जाके अपने आप रिडायरेक्ट हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे HTML के टैग्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, जो थे हेडिंग टैग, टाइटल टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग। तो आज की वीडियो में जो पहले हम जिस टैग की बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है इमेज टैग। की वीडियो में हम फर्स्ट जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है इमेज टैग। इमेज टैग का यूज करके आप अपनी वेबसाइट, अपने वेब पेज में बहुत ही सुंदर सुंदर इमेज इंसर्ट कर सकते हो। आप आपकी वेबसाइट और आपके वेब पेज को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो जितना अट्रैक्टिव आपको यूट्यूब और गूगल के वेब पेज और वेबसाइट दिखती है। हाँ तो गाइस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गूगल की वेबसाइट में गूगल का लोगो और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में बहुत सारी इमेज लिखी हुई है। तो इमेज टैग का यूज करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल रहा हूँ। वेबसाइट में इमेज टैग का यूज करने के लिए आपको सिंपली IMG लिख कर टैब प्रेस कर देना है। तो आपका इमेज टैग का जो सिंटैक्स है वो आपके VS कोड में शो हो जाएगा। इमेज टैग में का यूज करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक SRC फाइल का मतलब होता है सोर्स ऑफ इमेज। जो भी आप ये इमेज आपके वेबसाइट या वेब पेज पे शो करना चाहते हैं तो इसका एक सोर्स होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक गूगल का लोगो अपना SRC टैग के लिए डाउनलोड कर लिया है और SRC के टैग में मैं मेरा गूगल का लोगो डाल दूंगा और गूगल का लोगो SRC टैग में जैसे ही मैंने डाला वैसे आप देख सकते हैं कि गूगल का लोगो हमारी वेबसाइट या वेब पेज में शो हो गया है। इमेज टैग की एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं जिसका नाम है ALT। ALT का मतलब होता है अल्टरनेट। जैसे कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट पे बहुत सारी इमेज डली है लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और जो आपने सोर्स फाइल रखी है उस सोर्स फाइल पे वह फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो कुछ ऐसा अल्टरनेट होना चाहिए जिससे यूजर को पता पड़ जाए कि वो इमेज किस चीज की थी। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि मैंने अल्टरनेट टैग में माय गूगल लोगो जैसे ही लिखा और मैंने जो हमारी सोर्स फाइल थी वो वहां से हटा दी। तो आप देख सकते हैं अब वहां पे माय गूगल लोगो लिखा हुआ आ रहा है। हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। HTML में सिंपली 3 टाइप की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट, ताकि आपको बाद में जब मैं सोर्स कोड दूं तब आपको कोई दिक्कत ना आवे। तो सिंपली आपको बोल्ड लिखने के लिए B दबा के सिंपली आप टैब दबा के जो भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो उन दोनों टैग के बीच लिख दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बोल्ड टैग बनाया उसमें लिखा है आई एम बोल्ड, एक इटैलिक टैग बनाया उसमें लिखा है आई एम इटैलिक और एक अंडरलाइन टैग बनाया जिसमें मैंने लिखा आई एम अंडरलाइन। तो अब हम हमारे वेब पेज पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बोल्ड टैग के बीच हमने आई एम बोल्ड लिखा था, वो वाला टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। जिस इटैलिक टैग के अंदर हमने आई एम इटैलिक लिखा था तो वो हमारी लाइन, वो हमारा टेक्स्ट इटैलिक फॉर्मेट में हो चुका है। और जिस अंडरलाइन टैग के अंदर हमने जो कंटेंट लिखा था आई एम अंडरलाइन, वो हमारा अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरह आप आपके कुछ भी टेक्स्ट, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी हेडिंग की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है बिग टैग और स्मॉल टैग। तो बिग और स्मॉल टैग आपके जो टेक्स्ट है, डिफॉल्ट टेक्स्ट, उसकी साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए बिग और स्मॉल टैग का यूज करते हैं आपके HTML पेज में। देख सकते हैं यहाँ हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं और यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको जब मैं सोर्स कोड दूँ तो आपको एरर या फिर कोई दिक्कत ना आए समझने में। तो यहाँ पे अब मैंने एक टैग डाल दिया है बिग टैग और स्मॉल टैग नाम से एक कमेंट डाल दिया है। तो यहाँ पे बिग टैग और स्मॉल टैग लिखने के लिए सिंपली यहाँ पे बिग लिख के टैब दबा दूंगा और मेरा कंटेंट इन दोनों टैग के बीच लिख दूंगा। स्मॉल टैग का यूज करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक स्मॉल लिखूंगा और टैब दबा दूंगा VS कोड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बिग और स्मॉल टैग दोनों यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब पेज पे हमारा बिग टैग की साइज नॉर्मल टैग से बिग है और स्मॉल टैग में जो कंटेंट लिखा है उसकी साइज हमारा नॉर्मल जो टैग होता है, नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उससे थोड़ी छोटी है। अब हम बात करने वाले हैं HR टैग के बारे में। HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल टैग। HR टैग का यूज हम हमारे वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं जो हमारे HTML कंटेंट को सेपरेट करती है। जब भी हम किसी दो HTML कंटेंट को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम HR टैग का यूज कर सकते हैं।
जैसे हमारे VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में HR टैग का यूज़ करने के लिए आपको सिंपली HR लिख के टैब प्रेस कर देना है। तो जैसे आप HR लिख के टैब प्रेस कर देंगे तो आपका HR टैग वहाँ पे इनेबल हो जाएगा। मैं देख सकता है VS कोड में बहुत सारी जगह HR टैग का, ताकि मैंने आपको जितने भी टैग बताए वो आप इजीली समझ सको और इजीली सारे टैग आपके वेब पेज पे सेपरेट हो जाए। तो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टैग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे HTML पेज पे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, तो उन फॉर्मूलों को लिखने के लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल के फॉर्मूले जैसे कि C2H2 H2O और इस टाइप के फॉर्मूले, और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जैसे A² + B² A³ + B³, उस तरह के फॉर्मूले लिखने के लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट की यूज होता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हमारे HTML फाइल में आ चुका हूँ VS कोड की। जो मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है वो प्रोजेक्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सिंपली सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग यूज करने से पहले यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि ये कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि जब मैं आपको सोर्स कोड दूँ तो आप इजीली कोड को रीड कर सके। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टैग लिखने के लिए लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं को एक फॉर्मूला लिखना है केमिस्ट्री का H2O, तो सिंपली मैं एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और H2O का फॉर्मूला लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है ब्राउजर पे, उसमें जो मैंने पैराग्राफ टैग लगाया H2O लिखा है, तो वो एक केमिस्ट्री के फॉर्मूले के जैसा नहीं लिख रहा है। इसको केमिस्ट्री के फॉर्मूले के जैसा बनाने के लिए सिंपली मैं वापस HTML फाइल में आ जाऊंगा और जो टू लिखा है उस टू को सब टेक्स्ट के बीच अलाइन कर दूंगा, सब टैग के बीच उस टू को लिख दूंगा। और जैसे ही मैं उस टू को सब टेक्स्ट के बीच लिख के इस HTML फाइल को सेव करूंगा, तो आप देख सकते हैं ब्राउजर पे जो H2O है वो अब एक केमिस्ट्री के फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम सब टेक्स्ट का यूज करके केमिस्ट्री का लिख सकते हैं। तो दूसरा हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है सुपर स्क्रिप्ट टैग। सुपर स्क्रिप्ट टैग आपके मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लिखने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि A² B² A² + B²। तो सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे A² + B² आपके सामने लिखूंगा। तो सिंपली A² + B² लिखने के लिए A लिख के और जो स्क्वायर है यानी 2 है उसको SUP यानी सब सुपर स्क्रिप्ट टैग में लिखना है। तो जैसे मैंने, आप देख सकते हो कि जैसे मैंने A² + B² में 2 है उसको जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट टैग में लिखा तो आपके सामने एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला शो हो रहा है A² + B²। तो सिंपली सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज करके आप HTML में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले इजीली लिख सकते हैं। हाँ, तो गाइस, नेक्स्ट हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है प्री टैग। प्री टैग का मतलब होता है प्री टैग यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेसेस एंड नेक्स्ट लाइन। तो इसको हमें HTML फाइल में जाके समझेंगे। तो यहाँ पे हम हमारी HTML फाइल में आ चुके हैं। HTML फाइल में आने के बाद सिंपली मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कमेंट डाल दूंगा प्री टैग नाम से। प्री टैग लिखने से पहले मैं सिंपली यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखूंगा जिसपे मैं लॉरम के 30 रैंडम वर्ड को जनरेट करूंगा। लॉरम के रैंडम 30 वर्ड को जनरेट करने के लिए आप सिंपली किसी भी HTML टैग में लॉरम लिख के 30 या फिर आपको जितने भी वर्ड जनरेट करने उतने डिजिट लिख के सिंपली आप जैसे टैब दबा दोगे तो उतने वर्ड आपके सामने जनरेट हो जाएंगे सिंपली VS कोड के थ्रू। ये VS कोड की एक एब्रीवेट है यानी एक एमएट है जिसकी मदद से आप रैंडम कैरेक्टर्स, रैंडम वर्ड्स को जनरेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिखा है और इसमें 2 वर्ड्स के बीच बहुत ज्यादा स्पेस रखा है और बहुत सारी न्यू लाइन, न्यू कैरेक्टर और न्यू स्पेस रखे हैं। लेकिन जैसे मैं इस पेज को सेव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे HTML फाइल में कुछ भी, हमारे HTML डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। तो सिंपली मैं वापस यहाँ पे एक प्री टैग का यूज करके जैसे ही 2 वर्ड्स के बीच बहुत सारे स्पेस डालूंगा, तो जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में जो भी HTML फाइल में हमने चेंजेस करे हैं, जो भी चीज है वो एज इट इज HTML डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो रही है। तो प्री टैग का यूज करके आप किसी भी
जो भी आपको प्रिंट कराना वो एज इट इज़ HTML डॉक्यूमेंट में प्रिंट करा सकते हैं, बिना कोई नेक्स्ट लाइन को इग्नोर करे हुए HTML डॉक्यूमेंट उसको रीड करेगा ब्राउज़र आपका। तो अब हम जिस टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको सिंपली HTML डॉक्यूमेंट में तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन जिन टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं वो HTML पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये HTML टैग्स जो आपकी वेबसाइट होती है उसकी रैंकिंग, उसके SEO में काफ़ी सारा हेल्पफुल और काफ़ी सारा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो इन टैग्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करने वाले पेज लेआउट टेक्निक्स की। HTML हैज सेवरल सीमेंटिंग एलिमेंट दैट डिफाइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ वेब पेज। तो पेज लेआउट टेक्निक्स के काफ़ी सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब आप पेज लेआउट टेक्निक्स का यूज़ करते सकते हैं तो आपका जो HTML का कोड होता है वो इफेक्टिव होता है, रीडेबल होता है। तो रीडेबल होने की वजह से जो आपका रैंकिंग होती है पेज की, जो भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग है, गूगल उसको ऊपर की तरफ रखेगा, यानी जो यूज़र सर्च करेगा तो आपका पेज ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स करेगा यूज़र के लिए। किसी भी HTML पेज लेआउट के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फूटर और डिटेल्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेडर टैग की। हेडर टैग डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। हेडर टैग का मतलब होता है हेड यानी हेडर, यानी आपने कभी कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाया होगा या फिर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो उसमें कोई हेडिंग होती है, कुछ हेडर होता है, यानी आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट है या फिर आज का जो HTML का पेज है वो किस बारे में है, तो जो भी आपकी हेडिंग है वो हेडर वाले टैग में आएगी। तो गाइज हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में आने के बाद सिंपली जो हम पेज लेआउट का नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे VS कोड में हमारे पेज लेआउट के नए टॉपिक के लिए एक अलग से HTML फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का टाइटल रख लेता हूँ पेज लेआउट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बॉडी टैग में एक हेडर टैग बनाऊंगा। उस हेडर टैग में जैसे ही मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा और हेलो सब्सक्राइब लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैं हमारे हेडर टैग को स्टार्ट विथ लाइव सर्वर कर दिया है। तो हेडर टैग आपके HTML डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स को कंटेंट करता है। तो हेडर टैग में आप दूसरे जो HTML के टैग्स जैसे हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग और भी कुछ टैग्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं हेडर टैग में एक H1 टैग यूज़ करके और इसमें कुछ कंटेंट लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं ब्राउज़र में आ चुका हूँ। ब्राउज़र में जैसे ही मैं डेवलपर ऑप्शन ऑन करके, जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, डेवलपर ऑप्शन आप सिंपली F12 प्रेस करके डेवलपर ऑप्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों H1 टैग है वो दोनों H1 टैग एक हेडर टैग का पार्ट है, यानी दोनों जो H1 टैग है वो दोनों H1 टैग हेडर टैग से बिलोंग करते हैं। यानी ये जो हमारा ब्राउज़र है उसको बताएगा कि जो दो ऊपर के हेडर टैग है वो इस HTML डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स है। हाँ तो गाइज नेक्स्ट हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है फूटर टैग। फूटर टैग डिफाइंस अ फूटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। फूटर टैग का मतलब होता है जो फूटर यानी हमारे HTML डॉक्यूमेंट के कॉपीराइट और जो भी लिंक्स है, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो फूटर टैग में आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे हमारी HTML फाइल में आ चुका हूँ। तो जैसे कि मुझे एक फूटर टैग बनाना है तो यहाँ पे सिंपली मैं सबसे पहले एक कमेंट डाल दूंगा फूटर नाम से। उसके बाद फूटर टैग लिखने के लिए सिंपली आप फूटर लिख के जैसे टैब प्रेस कर देंगे VS कोड में तो आपके सामने आपका फूटर टैग शो हो जाएगा। फूटर टैग में आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। फूटर टैग में भी आप बहुत सारे लिंक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एंकर टैग का यूज़ करके इमेज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, आपकी सोशल मीडिया, आपकी गिटहब, आपके लिंक्डइन का, ताकि जो भी आपके जो एक्स्ट्रा लिंक है वो उस फूटर टैग में आ जाए। तो गाइज नेक्स्ट हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है सेक्शन टैग। सेक्शन टैग डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप अगर किसी HTML पेज या फिर किसी HTML डॉक्यूमेंट में काम करने वाले हैं और आपको कुछ एक ऐसा सेक्शन बनाना है, जैसे कि आप किसी पोर्टफोलियो या फिर आप किसी रेज्यूम, आपके खुद के रेज्यूम पे काम करने वाले हैं, तो आपको एक ऐसा सेक्शन बनाना है जिसमें आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी वहाँ पे शो हो रही हो। तो उस सिचुएशन में आप सेक्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं।
सेक्शन टैग का यूज़ करने के लिए आप सिंपली आपके HTML फाइल में आके जैसे सेक्शन लिख के टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका सेक्शन टैग आपके सामने शो हो जाएगा। सेक्शन टैग में जैसे आप बहुत सारे दूसरे टैग भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक एजुकेशन के नाम से सेक्शन बना रहा हूँ। तो एजुकेशन के नाम से सेक्शन बनाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना रहा हूँ जिसमें मैंने एजुकेशन और डिग्री लिख दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे HTML पेज में आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा कि कौन सा सेक्शन कैसा है, लेकिन जब हम इंस्पेक्ट पे जाके डेवलपर मोड में जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो दो नीचे के पैराग्राफ है वो सेक्शन टैग से बिलोंग करते हैं। तो दूसरा जो हमारा टैग होता है जो हम सेक्शन टैग में यूज़ कर सकते हैं उस टैग का नाम है आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग आपका सिंपली जो सेक्शन है उस सेक्शन के रिलेटेड कोई डिटेल आपको शो करनी है तो आप आर्टिकल टैग का यूज़ करते हैं। हाँ तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने एंकर टैग के बारे में बात करी थी। तो एंकर टैग का यूज़ सिंपली आप HTML पेज में लिंक डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वापस हम एंकर टैग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एंकर टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक एंकर टैग बना रहा हूँ जिसकी हाइपर लिंक मैं google.com के साथ शो कर दूंगा और यहाँ पे एंकर टैग में मैं सिंपली गूगल लिख दूंगा और जैसे मैं पेज को सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे जो HTML पेज है उस पे एक लिंक आ गई है और वो लिंक है वो गूगल पे रीडायरेक्ट हो जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो सेम टैब है उसी टैब पे गूगल की लिंक खुल जा रही है। तो आपको इसको चेंज करने के लिए सिंपली HTML जो एंकर टैग का एट्रीब्यूट है उसके एट्रीब्यूट में जैसे मैंने वीडियो बताया उसमें एक टारगेट लिख के टारगेट की वैल्यू में आपको ब्लैंक लिख देना है। तो जैसे ही आप ये कर देंगे तो आप जब भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो लिंक है हाइपर लिंक है वो आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट होगी यानी नेक्स्ट टैब आपका खुल जाएगा। उस टैग पे आपका जो लिंक है वो खुलेगा। गाइज एंकर टैग का यूज़ करके आप किसी इमेज पे भी हाइपर लिंक सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक नया एंकर टैब बनाऊंगा उसमें एक इमेज रखूंगा। उस इमेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप किसी लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग बना लिया। एंकर टैग में जो मैंने बीच में गूगल लिखा था उस गूगल को हटा के मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लगा रहा हूँ और उसके सोर्स में मैंने गूगल की जो फाइल डाउनलोड करी थी प्रीवियस वीडियो में उस फाइल का रिलेटिव पाथ उस इमेज के सोर्स फाइल में डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इमेज के सोर्स फाइल में उस पाथ को डाल के जैसे मैंने इस हमारे HTML फाइल को सेव किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस पे एक इमेज आ चुकी है गूगल की। उस गूगल की इमेज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाता हूँ। तो इमेज के कुछ दूसरे भी एट्रीब्यूट होते हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस एट्रीब्यूट का नाम है हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ का यूज़ करके आप सिंपली जो आपकी इमेज है उसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ तो गाइज अब हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है div टैग। div इज अ कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट। div एक कंटेनर टैग है जो एक्स्ट्रा जो हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हेडिंग और पैराग्राफ टैग उसको कंटेन करने का काम करता है। div इज अ ब्लॉक एलिमेंट टेक्स फुल विड्थ। div ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है वो उसकी पूरी विड्थ को कंटेन करेगा। जैसे कि अगर आपने कोई नई लाइन बनाई और वो div में है आपने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिख लिया तो वो पूरी एक फुल विड्थ ले लेगा आपके HTML डॉक्यूमेंट की। तो आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम हमारे HTML फाइल में आ चुके हैं। HTML फाइल में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख लेता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ div एलिमेंट्स। तो div बनाने के लिए आप सिंपली div लिख के जैसे टैब प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपका div आपके सामने शो हो जाएगा। div में आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे एक h1 टैग लिख रहा हूँ और उसमें लिख रहा हूँ I am div टैग। और जैसे मैं इस फाइल को सेव करके मैं हमारा जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक div टैग ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं हमारे कर्सर को हमारे जो माउस को उस div टैग के h1 टैग के ऊपर ले जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो div टैग है जो हेडिंग टैग है वो आपकी HTML डॉक्यूमेंट की पूरी विड्थ ले रहा है। तो गाइज नेक्स्ट हम जिस टैग के बारे में बात करने वाले हैं उस टैग का नाम है स्पैन टैग। स्पैन टैग इज आल्सो अ कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट। स्पैन टैग है वो भी div के जैसे एक कंटेनर है जो अदर HTML एलिमेंट को कंटेन करने के लिए यूज किया जाता है।
स्पैन टैग इज अ इनलाइन एलिमेंट टैग विथ एज पर साइज। जो स्पैन होता है वो आपके जो एलिमेंट है उसकी साइज के हिसाब से आपके HTML डॉक्यूमेंट की विड्थ को यूज करता है। हाँ तो गाइज स्पैन टैग यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली हमारे HTML फाइल में आ चुका हूँ VS कोड में, और स्पैन टैग का यूज़ करने के लिए मैं सिंपली एक स्पैन टैग यूज़ करूँगा। स्पैन टैग का यूज़ करने के लिए आप सिंपली स्पैन लिख के जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्पैन टैग शो हो जाएगा। स्पैन टैग को ज़्यादा और अच्छी तरह समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डिव टैग लिखूँगा, उसमें 2 पैराग्राफ टैग लिखूँगा, हेलो और नमस्ते, और वापस एक स्पैन टैग बनाऊंगा और स्पैन उसी डिव टैग में स्पैन टैग लिखूंगा। उसी स्पैन टैग में आप देख सकते हैं मैंने हेलो और नमस्ते जैसे ही लिखा, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने स्पैन टैग का यूज़ करा है उसमें जो हमारा जितना हमने वर्ड लिखा था उसी हिसाब से विड्थ यूज़ की गई है। और जहाँ पे मैंने डिव टैग यूज़ किया था वहाँ पे जो पूरे आपकी जो HTML डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी विड्थ यूज़ हो रही है। तो गाइस आज की वीडियो में सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लिस्ट इन HTML। तो कभी कभार हमारे वेबसाइट पे हमें कुछ ऐसा कंटेंट डालना पड़ता है, कुछ ऐसे आइटम डालने पड़ते हैं जो हमको लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं हमारी वेबसाइट पे। जैसे कि अगर हम हमारा पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हमारे एजुकेशन के एक सेक्शन बनाएंगे, तो उसमें हमारे एजुकेशन की क्वालिफिकेशन डालने के लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो उस लिस्ट बनाने के लिए हमको HTML के लिस्ट टैग्स के बारे में पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप आपके आइटम्स को लिस्ट की फॉर्म में इंसर्ट करना चाहते हैं आपके वेबसाइट पे, तो 2 तरह से आप करा सकते हैं। सबसे पहले होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में आपके जो आइटम्स होते हैं वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो आपके आइटम्स होते हैं लिस्ट के वो बुलेट्स की फॉर्म में होते हैं, उसमें कोई न्यूमेरिक नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए आपको UL टैग का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL टैग के अंदर आपको LI का यूज़ करना पड़ेगा, यानी लिस्ट आइटम। तो UL का मतलब होता है एक कंटेनर यानी एक लिस्ट, और उस LI का मतलब होता है उस लिस्ट के क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट यानी कौन कौन सी चीज़ आप उस लिस्ट में इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसमें लिस्ट आइटम में आप देख सकते हैं एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल और ऑरेंज। ये 5 टाइप के आपको लिस्ट आइटम यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ list.html नाम से। list.html नाम से फाइल बनाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे जो HTML का स्टार्टर टेम्पलेट होता है वो यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे सिंपली टाइटल में मैं यहाँ पे लिस्ट इन HTML लिख दूंगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ लिस्ट इन HTML, ताकि जब मैं आपको जब ये सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ तब आपको पता पड़ जाए कि कौन सा टैग किस लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे लिस्ट इन HTML लिखने के बाद सिंपली अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाला हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे UL लिख के LI लिख देना है। LI में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं मैंगो, और दूसरे आइटम में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाटरमेलन, तीसरे लिस्ट आइटम में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेप्स, चौथे लिस्ट आइटम में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइनएप्पल। और जैसे ही गाइस मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव करके इस हमारी फाइल को ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऑर्डर लिस्ट रेडी हो चुकी है। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो गाइज जब जहाँ पे आपने लिस्ट आइटम बनाया उसके बाद वापस आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के, और लिस्ट आइटम में आप जो आपका जो लिस्ट आइटम है उसके और भी ज़्यादा एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। जैसे मैं मैंगो लिख रहा हूँ, मैंगो का कलर होता है रेड, लिख दिया, और यहाँ पे मैंने सीज़न लिख दिया समर। वाटरमेलन में मैंने वैसे के वैसे यहाँ पे कलर लिखा ग्रीन, और यहाँ पे मैं सीज़न लिखूँगा समर। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट में एक और अनऑर्डर लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी। तो गाइस अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट जैसा मैंने आपको बताया था, ऑर्डर लिस्ट में जो आपके जो लिस्ट के आइटम होते हैं वो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में एक ऑर्डर लिस्ट है OL, उसमें लिस्ट आइटम है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल और ऑरेंज। जैसा आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5।
न्यूमेरिकल की फॉर्मेट में। तो गाइज यहाँ पे हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में आने के बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अब ऑर्डर लिस्ट कैसे बनानी है। आपको ऑर्डर लिस्ट बनाने से पहले मैं सिंपली यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का एक कमेंट डाल देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट का कमेंट डालने के बाद सिंपली ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको OL लिखना है। OL लिखने के बाद जैसे आप टैप करेंगे तो आपका सामने आपका ऑर्डर लिस्ट का कंटेनर तैयार हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट का कंटेनर तैयार होने के बाद सिंपली आप लिस्ट आइटम इंसर्ट करते जाए। लिस्ट आइटम में मैं सबसे पहले लिस्ट आइटम डाल रहा हूँ समर, दूसरा मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम डाल रहा हूँ विंटर, और तीसरा मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम डाल रहा हूँ रेनी। तो यहाँ पे मैं 3 सीजन्स के नाम लिख दिए हैं और लिस्ट आइटम में ऑर्डर लिस्ट बना दी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपकी ऑर्डर लिस्ट न्यूमेरिकल की फॉर्मेट में यहाँ पे आपके सामने शो हो गई है आपकी वेबसाइट में। तो इस तरह से आप HTML डॉक्यूमेंट में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। तो अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके इस HTML कोर्स का सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है टेबल्स। टेबल्स का यूज़ आप रियल टाइम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में शो करने के लिए यूज़ करते हैं। टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट HTML का पार्ट होने वाला है। जैसे अगर आप कोई डेटाबेस कनेक्ट कर रखा है आपकी वेबसाइट से, तो डेटाबेस को रेंडर करके आपको HTML पेज पे शो करने के लिए आपको टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। टेबल्स और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है, जैसे कि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी HTML में आपका डेटा को रेंडर कराने के लिए टेबल्स का यूज़ होता है। तो HTML में टेबल का यूज़ करने के लिए 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, TR, TD और TH। TR का मतलब होता है टेबल रो, TD का मतलब होता है टेबल डेटा और TH का मतलब होता है टेबल हेड। तो इसका यूज़ हम आगे हमारे VS कोड में यूज़ करके टेबल बनाने वाले हैं। तो टेबल्स को समझाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे VS कोड में आ चुका हूँ। VS कोड में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे table.html नाम से एक फाइल बना दूंगा। फाइल बनाने के बाद यहाँ पे मेरा स्टार्टर टेम्पलेट आ चुका है और टाइटल में मैं यहाँ पे टेबल्स लिख दूंगा। टेबल बनाने के लिए सिंपली आपको टेबल टैग लिख के एक टेबल रो बनानी है, TR लिख के। उस टेबल रो बनाने के बाद आपको टेबल कॉलम बनाने पड़ेंगे, यानी टेबल रो में जितने भी आपको डेटा रखने हैं वो TD का यूज़ करके आप रख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ। 3 कॉलम में मैंने यहाँ पे सेल 1, सेल 2 और सेल 3 लिख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक दूसरी रो बना रहा हूँ। उस दूसरी रो में यहाँ पे मैं वापस 3 कॉलम बना रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ सेल 4, सेल 5 और सेल 6। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पेज को सेव करके यहाँ पे आपके सामने हमारी जो HTML की फाइल है table.html को, इसको लाइव सर्वर से ओपन करके आपके सामने खोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने हमारी एक लिस्ट यहाँ पे तैयार हो चुकी है, जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, जिसमें लिखा है सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5 और सेल 6। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं टेबल हेड और टेबल बॉडी के बारे में। तो हम यहाँ पे टेबल हेड और टेबल बॉडी का यूज़ हमारे टेबल को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और रो बना रहा हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा सेल 7, सेल 8, सेल 9। तो यहाँ पे मैं टेबल हेड लिखूँगा। टेबल हेड में मैं यहाँ पे टेबल हेड इसलिए बना रहा हूँ ताकि टेबल की कोई हेडिंग हो। टेबल हेड टेबल बॉडी को सेपरेट करता है, यानी जब यूज़र और जब HTML पेज किसी ब्राउज़र किसी HTML फाइल को रेंडर करे तब उसको इजीली उसको पता चल जाए कि टेबल में कौन सा रो हेडिंग है और कौन सी रो बॉडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेबल हेड और टेबल बॉडी दोनों लिख दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पेज पे इंस्पेक्ट करके आपको इस टेबल के बारे में बताऊं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल को हेड में लेके जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं टेबल हेड पे आपके सामने फर्स्ट रो ही सिलेक्ट हो रही है और टेबल बॉडी में दोनों रो सिलेक्ट हो रही है। तो अब मैं जिस टेबल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ वो प्रॉपर्टी आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे मैं टेबल हेड में से पूरी रो को डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे एक नई हेडिंग बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा मैं टेबल डेटा। और जैसे ही मैं इस हेडिंग को सेव करूंगा तो
आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल हेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है और आपकी टेबल अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, यूज़र फ्रेंडली नहीं लग रही है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको सिंपली जो टेबल डेटा लिखा है टेबल हेड में, टेबल रो में जो आपने टेबल हेडर लिखा है उसमें कॉलम स्पैन लिख के 2 लिख देना है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टेबल हेड है वो 2 कॉलम की स्पेस लेगा। काफ़ी अच्छी HTML का यूज़ करके आप टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हो तब जब आपका जो टेबल का डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स की HTML में। मुझे पर्सनली फॉर्म्स जो है HTML में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है। फॉर्म्स का रियल लाइफ एग्जांपल मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ। जब भी हम किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें दिखता है एक फॉर्म। तो फॉर्म की यूज करके यूजर साइन इन या साइन अप कर सकता है। तो आप देख सकते हैं फॉर्म्स का कितना ज्यादा यूज आपके डेली लाइफ में होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पे जाते हैं तो आपको फॉर्म दिखता है, तो वो फॉर्म हम फॉर्म टैग का यूज करके HTML में क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम फॉर्म को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। तो इसके कुछ एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, साइन अप फॉर्म, साइन इन फॉर्म, लॉग इन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म और एक और फॉर्म हो सकता है फीडबैक फॉर्म। फॉर्म बनाते टाइम सबसे पहले हम फॉर्म का एक एक्शन डिसाइड करते हैं। एक्शन क्या होता है, जो भी आपने फॉर्म किया है, क्रिएट किया है, उसमें जो यूजर डेटा डाल रहा है उस यूजर का क्या करना है, कब वो फ्रंट एंड में जाएगा, किस बैक एंड में जाएगा, उसको डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन में मैंने एक action.php नाम की फाइल बना रखी है। फॉर्म का एक्शन वाला पार्ट है, ये हमारे अभी कोई मैटर नहीं करता, कोई हमारे काम का नहीं है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट और जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तब हमारा फॉर्म का एक्शन वाला टैग काम आएगा। तो फॉर्म के हम दूसरे एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक form.html नाम से फाइल बना लेता हूँ और HTML का स्टार्टर टेम्पलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और टाइटल में सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HTML फॉर्म्स। तो गाइज HTML फॉर्म्स डालने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, फॉर्म इन HTML। तो जब मैं आपको कोड दूंगा तब आपको इजीली रिकॉल कर सकते हो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फॉर्म टैग बनाने के लिए सिंपली आपको फॉर्म लिख के टैब प्रेस कर देना है, तो आपके सामने फॉर्म का जो टेम्पलेट है वो आपके सामने सिंपली एब्रीवेट हो जाएगा VS कोड के थ्रू। सबसे पहले हम जिस फॉर्म एलिमेंट की बात करने वाले हैं उस एलिमेंट का नाम है इनपुट टैग। इनपुट टैग का यूज करने के लिए आपको सिंपली इनपुट लिखना है। इनपुट टैग का यूज करके आप फॉर्म में आपके जो डिटेल्स है उसको इनपुट कर सकते हो। को करके देखेंगे तो बेटर समझ आएगा। तो इनपुट फॉर्म में यूज करने के लिए आपको सिंपली इनपुट रखना है और इनपुट में आप काफी सारे इनपुट यूज कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, जो मैं आगे और बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इनपुट यूज करने वाला हूँ टेक्स्ट। उसका नेम मैं लिखूंगा सब्सक्राइब और ID लिखूंगा नेम और उसमें प्लेस होल्डर डाल दूंगा एंटर नेम। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हमारी वेबसाइट सर्वर के थ्रू ओपन करी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे HTML पेज पे एक इनपुट टैग शो हो रहा है जिसमें आप टेक्स्ट एरिया में इनपुट कर सकते हो आपका नाम, आपका रोल नंबर, कुछ भी यानी टेक्स्ट इनपुट कर सकते हो। गाइस इनपुट टैग को और समझने के लिए यहाँ पे हम एक और इनपुट टैग बना देते हैं और उस इनपुट टैग के टाइप में हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर पासवर्ड। तो प्लेस होल्डर का यूज करके आप आपके इनपुट टैग में किस टाइप की फील्ड डालना चाहते हो उसको इनपुट कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर पासवर्ड, तो आप देख सकते हैं जब तक मैंने इस इनपुट टैग में कुछ लिखा नहीं है तब तक वहाँ पे एंटर पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और जब तक मैंने ऊपर वाले इनपुट टैग में लिखा नहीं था तब तक वहाँ पे लिखा आ रहा था एंटर नेम। तो अब हम बात करने वाले हैं लेबल की। हमारे HTML फॉर्म में लेबल के 2 यूजेस हो सकते हैं। सबसे पहले लेबल का जो काम होता है वो होता है कि किसी भी इनपुट टैग को किसी लेबल से अटैच कर देना, किसी लेबल से ज्वाइन कर देना।
तो दूसरा इसका लेबल का यूज़ होता है, जो आपने देखा होगा HTML और दूसरी जितने ब्राउज़र होते हैं आजकल उनमें एक फीचर आ गया है रीडिंग का। तो रीडिंग फीचर का यूज़ करके जब भी आप किसी वेब पेज पे रीडिंग फीचर का यूज़ करते हो और वहाँ पे कुछ इनपुट होता है, तो रीडिंग जो रीडर होता है आपके ब्राउज़र का, तो उसको पहचानने के लिए कि कौन सा इनपुट किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है और इनपुट का टाइप क्या है, उसके लिए हम लेबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका लेबल है चेकबॉक्स, तो जब भी वो रीड करेगा तो वो बता देगा कि ये जो एलिमेंट है वो एक चेकबॉक्स है और ये इनपुट एक चेकबॉक्स है। तो गाइज अब यहाँ पे मैं लेबल का रियल टाइम यूज़ आपको करके बताने वाला हूँ। लेबल का यूज़ करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ और उसके बाद एक इनपुट टैग डाल देता हूँ जो एक रेडियो बटन होने वाला है। रेडियो बटन में सबसे पहले उसका नेम और वैल्यू में रखूँगा सब्सक्राइब, उस इनपुट टैग की वैल्यू में रख दूँगा सब्सक्राइब और आईडी में दे दूँगा 1 और वापस मैं यहाँ पे एक दूसरा इनपुट टैग बना रहा हूँ रेडियो वाला और उसमें मैं वैल्यू रख दूंगा लाइक और आईडी उसकी दे दूंगा 2 और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे जो इनपुट टैग है उसके आगे सब्सक्राइब लिख दूंगा और जो हमारा दूसरा लाइक वाला इनपुट टैग है उसके आगे मैं लिख दूंगा लाइक। तो जैसे ही आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हमारी HTML फाइल को सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रेडियो बटन आ चुके हैं, जिसके एक के आगे सब्सक्राइब लिखा हुआ है और दूसरे के आगे लाइक लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जब मैं रेडियो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तभी वो रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहा है, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कि लेबल का यूज़ करके कैसे इस रेडियो बटन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं यहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ करने वाला हूँ। रेडियो बटन का यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे लेबल लिखना है और उसमें फॉर लिख के आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आप इनपुट टैग से इस लेबल को बाइंड करना चाहते हैं उस लेबल की आईडी यहाँ पे आपको फॉर के अंदर लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 रेडियो बटन यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 2 लेबल का यूज़ करने वाला हूँ और उसमें लेबल 1 की आईडी को मैं जो हमारा इनपुट टैग की आईडी 1 है उसके साथ बाइंड कर दूंगा और दूसरी जो हमारा लेबल टैग है उसको दूसरे वाले रेडियो बटन की आईडी के साथ बाइंड कर दूंगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इन 2 रेडियो बटन के लेबल के साथ यूज़ करा तो जब पहले मुझे इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन क्लिक करना पड़ रहा था, लेकिन अब मुझे इस रेडियो बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ तो रेडियो बटन अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइप के इनपुट टाइप आपको मिल जाएंगे जिसको आप गूगल करके और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दूसरे एक और इनपुट टैग के बारे में बात करने वाले हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का यूज़ आप तब ये करेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो इनपुट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में। टेक्स्ट एरिया में का मतलब होता है कि बहुत बड़ा टेक्स्ट एरिया एक लॉगिन फॉरम या फिर किसी फीडबैक फॉरम में। तो आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन का फीडबैक फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आपको शो होता है, जिस टेक्स्ट एरिया में आपको आपकी क्वेरी, क्वेश्चंस या फिर आपका रिव्यू उसमें लिखना पड़ता है। तो गाइस उसी टाइप का एक टेक्स्ट एरिया मैं आपके सामने यहाँ पे एक प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो एक टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए सिंपली आपको टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद उसमें आपको नाम दे देना है और रो और कॉलम का यूज़ करके आप उस टेक्स्ट एरिया की साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उस टेक्स्ट एरिया की साइज़ को बड़ा या छोटा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया काफ़ी सही से हमारी वेबसाइट पर काम कर रहा है। अब हम बात करने वाले हैं ड्रॉप डाउन की। ड्रॉप डाउन का यूज़ हम जब करते हैं जब हमको पता हो कि जो यूज़र इनपुट करेगा वो एक लिमिटेड नंबर है और उसी नंबर के इनपुट में से यूज़र को कोई इनपुट या फिर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि सिटी है, उसमें सिटी के नाम है मुंबई, चेन्नई, जयपुर और कोटा और यूज़र को इन 4 सिटीज़ में से कोई एक सिटी सिलेक्ट करनी है तो ड्रॉप डाउन का यूज़ करना पड़ेगा यूज़र को HTML फॉर्म में। तो HTML फॉर्म में ये ड्रॉप डाउन को अच्छी तरह समझने के लिए मैं सिंपली VS कोड में आ जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं मेरे VS कोड में आ चुका हूँ। VS कोड में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का कमेंट डाल देता हूँ और उसके बाद एक हेडिंग डाल देता हूँ ड्रॉप डाउन नाम से। और ड्रॉप डाउन को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिलेक्ट
और जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा का वैसा आपको यहाँ पे लिखना है। सिलेक्ट नेम लिखना है, आपको किस नेम लिखना है, और आईडी लिखनी है कि आपको इस सिलेक्ट और इनपुट की क्या आईडी देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन डालना है। आप ऑप्शन कितने भी डाल सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपको यूज़र से इनपुट लेना उस टाइप के यहाँ पे आपको डालना है। मैं सिंपली यहाँ पे एक सिलेक्ट ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ सिटी नाम से, उसकी आईडी मैंने सिटी दे दी है और यहाँ पे मैंने 4 सिटी को सिलेक्ट कर लिया, मुंबई, चेन्नई, जयपुर और कोलकाता। और यहाँ पे सब सिटी को जब मैं ऑप्शन में डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इस कोड को ओपन विथ लाइव सर्वर के थ्रू ओपन किया तो देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा एक ड्रॉप डाउन आ चुका है हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं कि 4 सिटी हमें शो हो रही है, मुंबई, जयपुर, कोटा और चेन्नई। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छा खासा फॉर्म यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक HTML का फॉर्म रेडी हो चुका है। HTML का फॉर्म रेडी होने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली एक हेडिंग डाल देता हूँ H1 टैग में, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हेडिंग डालने के बाद सिंपली जो भी आपका फॉर्म हुआ है उसको सबमिट करने के लिए आपको एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा। बटन आप इनपुट और टाइप में सबमिट लिख के एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। उस बटन पे जैसे यूज़र जो भी आपके फॉर्म का डेटा है फिल करने के बाद जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेगा, जैसा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है और उसमें जैसे ही मैंने उस बटन पे क्लिक करा तो फॉर्म सबमिट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नेम में मोहित लिख देता हूँ, पासवर्ड में एक पासवर्ड डाल देता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब में सब्सक्राइब को सिलेक्ट करके कोर्सेज में HTML और फीडबैक में यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके एड्रेस बार पे भी जो भी आपने इनपुट किया था फॉर्म में वो आपके सामने यहाँ पे शो हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा HTML का फॉर्म एकदम सही तरह से काम कर रहा है। आज की वीडियो में सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आईफ्रेम टैग। आईफ्रेम टैग का मतलब होता है वेबसाइट इनसाइड वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं और आपको किसी वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट को रेंडर कराना होता है तो उसमें हम आईफ्रेम टैग यूज करते हैं। आईफ्रेम टैग हमारा एंकर टैग की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर एक सोर्स होता है एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम हमारी वीडियो की लिंक को इंसर्ट करते हैं। हाँ तो गाइज यहाँ पे हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में आने के बाद मैं सिंपली एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा iframe.html, जिसका सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करने के बाद में मैं सिंपली यहाँ पे एक HTML का टेम्पलेट बना लेता हूँ जिसके टाइटल में मैं लिख दूंगा iframe। तो गाइज iframe का यूज करने के लिए आपको सिंपली यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब के आने के बाद में आपको जो वीडियो या फिर जो भी वेबसाइट है आपको iframe में रेंडर करानी है। जैसे कि मैं हमारी प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो को iframe में रेंडर कराना है तो सिंपली मैं शेयर पे क्लिक करके एम्बेडेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा जो iframe का कोड है उसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे हमारी VS कोड की फाइल में आके सिंपली उस कोड को पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ ताकि जब आपको कोड मैं दूं तब आप इजीली समझ सके कि कौन ये iframe का टैग है। तो यहाँ पे मैंने iframe के टैग को पेस्ट करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ओपन विद लाइव सर्वर में वेबसाइट ओपन हो सकती है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारी वीडियो थी, जो भी हमारा iframe का टैग में जो वीडियो थी वो हमारी HTML की वेबसाइट में चल रही है और वो भी फुल कंट्रोल के साथ में, जिससे हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। तो गाइज यही होता है iframe का यूज़। iframe का यूज़ करके आप किसी वीडियो के अलावा कोई दूसरी वेबसाइट भी रेंडर करा सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो हमारा iframe का फर्स्ट कोड था उसको डायरेक्ट यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया है और जो एक्स्ट्रा की जो एट्रीब्यूट है उसको मैं सिंपली यहाँ पे अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। अभी के लिए डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे हमारी सोर्स फाइल को मैं चेंज करके google.com लिख देता हूँ और जैसे आप देख सकते हैं मैं जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डिलीट करने के बाद जैसे इस फाइल को सेव करके ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे iframe में google.com को रिफ्यूज कर दिया है। इसलिए ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ऐसे वेबसाइट है जो iframe में रेंडर नहीं हो पाती सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। तो आप देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पे iframe में विकिपीडिया की वेबसाइट को
रेंडर करा दिया है। तो आप देख सकते हैं विकिपीडिया की जो भी वेबसाइट है वो 100% यहाँ पे रेंडर हो गई है और यहाँ ये विकिपीडिया की वेबसाइट फुली ऑपरेटेबल है। तो आप देख सकते हैं किस तरह आईफ्रेम का यूज करके आप एक वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट को रेंडर करा सकते हैं। तो गाइज आईफ्रेम टैग खत्म करने के बाद हम एक और टैग के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टैग का नाम है वीडियो टैग। तो सपोज कीजिए आपकी एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे सिर्फ इमेजेस तो हो नहीं सकती, कभी वीडियोस भी आपको डालनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि आप जो वीडियो है वो किसी दूसरे सोर्स से भी डालो, आपकी खुद की भी वीडियो हो सकती है। जैसे कि आपकी कोई मूवी, आपकी कोई एडिटेड क्लिप है और वो एडिटेड क्लिप आपके फाइल में सेव है, आपके लैपटॉप में सेव है, आपके पीसी में सेव है, लेकिन अब वो फाइल आपकी वेबसाइट में शो कराना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको वीडियो टैग का यूज करना पड़ेगा। ये सिंपली एंकर टैग जैसा ही है, इसमें वीडियो टैग का यूज होता है, जिसमें सोर्स फाइल में आपको जो आपकी फाइल है उसकी सोर्स फाइल को यूज करना पड़ता है। इसके काफी सारे एट्रीब्यूट होते हैं, कंट्रोल, हाइट, विड्थ, ऑटो प्ले और लूप, जिसको हम आगे VS कोड में यूज करके समझेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हमारे VS कोड में आ चुका हूँ। VS कोड में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक वीडियो टैग नाम से कमेंट डाल देता हूँ, ताकि आपको पता ही है जब मैं आपको सोर्स कोड दूं तब आपको पता पड़ जाएगी वीडियो टैग कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। वीडियो टैग के लिए आपको सिंपली एक वीडियो यूज करनी है, जिसकी सोर्स फाइल आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक यूट्यूब की सोर्स फाइल डाल रहा हूँ। तो यूट्यूब की सोर्स फाइल डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो रेंडर हो चुकी है। लेकिन अब हम YouTube की वीडियो रेंडर नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक नई MOV नाम से, एक माई वीडियो नाम से एक फाइल को सेव कर दिया हमारे डायरेक्टरी में। तो अब हम वो वाली फाइल को आईफ्रेम में वीडियो टैग में रेंडर करेंगे। तो रेंडर करने के लिए आपको सिंपली सोर्स में उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो टैग में हमारी सोर्स फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जो भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि वीडियो का हाइट, विड्थ, लूप और कंट्रोल्स को एडिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इस फाइल को मैंने सेव किया, तो आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो भी पूरे कंट्रोल के साथ में, जिसे हम वॉल्यूम अप डाउन के साथ में पूरी तरह से इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज इसी तरह आप वीडियो टैग का यूज करके आपकी वेबसाइट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। हाँ तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने HTML के आईफ्रेम और वीडियो टैग के बारे में जाना। आईफ्रेम टैग का यूज करके हम वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट को रेंडर करा सकते हैं, और वीडियो टैग का यूज करके हम वेबसाइट में वीडियोस को रेंडर करा सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारी HTML की प्लेलिस्ट खत्म होती है। HTML की प्लेलिस्ट के प्रोजेक्ट मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और गाइस अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो गाइस जल्दी जाके इस प्लेलिस्ट को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी HTML में मास्टर हो सके। तो गाइस मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई प्लेलिस्ट के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।